वो भयानक मोड़ रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक के लगने की आवाज आई। गाड़ी दूर तक आवाज करती गई और कहीं पर जाकर जोर से टकरा गई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक हम वहां जाते, सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरा मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। ये सब वो बूढ़ा आदमी हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम गौरव है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल जाता, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए और सब ने एक जगह पर अपनी हामी भर दी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या तुम बस ऐसे ही बोल रहे हो सुमित? सुमित ने सीधा मुझे वहां के फोटोज दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहां कब जाऊं ऐसा कर रहा था। मैं, संदीप और सुमित, हम तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब सुमित की गाड़ी से ही निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम लोग निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक कर पेट पूजा कर ली जाए। हाईवेज पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह सुमित ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर जरा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगह सुमित को पता थी, सो वहां से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने वाली थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान देने लगते हैं। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है वो जरूर इस बात को मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहे, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हम सब ने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लग रही थी, तो मैंने संदीप को आगे बैठने के लिए बुलाया और मैं पीछे जाकर लेट गया। सुमित को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मजा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधी दूर तो आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से सुमित ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल कर दिया। शाम हो रही थी। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पर लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो।
अचानक सुमित ने ब्रेक लगाया। मेरा सर सीट से टकराया। क्या हुआ सुमित? अभी मेरा सिर फूट जाता। क्या जरूरत थी इतना जोर से ब्रेक लगाने की? शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की। सामने से एक औरत आते हुए दिखाई दे रही थी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हम लोग कुछ बोलते इससे पहले वो औरत हमसे बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी। अब वापस जाने को पैसे नहीं है, इसीलिए पैदल जा रही हूँ। सुमित ने सीधा ना कह दिया तो वो रोने लगी। संदीप मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में। ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आकर बैठ गई और रोते हुए हमसे मदद की भीख मांगने लगी। इंसानियत के नाते हमने उसे गाड़ी में सुमित के साथ बिठा दिया। संदीप मेरे साथ पीछे आ गया। संदीप से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी से लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है और ऐसा सब तो शहर में होता है। वो बोली, भैया जरूरत है ना, इसीलिए हम हमेशा बाजार के इसी रास्ते पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है और इसीलिए थोड़ा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीजों की इन्हें आदत हो गई है। गाड़ी चल ही रही थी, हम सब उसकी बातों में खो से गए थे कि तभी संदीप का फोन बजने लगा। किसी का कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे हम नींद से उठ गए। अंधेरा काफी हो गया था। हम जा ही रहे थे। रास्ता ऐसा था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। और खास बात तो ये थी कि हमने उसे गांव का नाम भी नहीं पूछा। मैंने संदीप को इशारा किया। सुमित से सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकाल लेती। मैंने सुमित से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। मैंने कहा, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, और ये बोलकर मैं और संदीप नीचे उतर गए। लेकिन सुमित अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे। शायद दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आने लगी। हम लोगों के पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमें देखकर अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद रास्ता भटक गए हैं। काफी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो आया ही नहीं और ना ही उस औरत का गांव। संदीप ने देखा कि वो आदमी काफी बूढ़ा था, इसीलिए उसने उन्हें बाबा कहा। बूढ़ा आदमी बोला, कौन सी औरत बेटा? इतने में सुमित आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाकर देखने लगा। हम भी पास में गए और अब हम सब की नींद उड़ गई, क्योंकि वहाँ कोई औरत थी ही नहीं। अब सुमित को संभालना पड़ा, क्योंकि उसे मानो कोई झटका लग गया था, क्योंकि वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उस आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी बेटा? संदीप ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले
रास्ते पर मिली थी, उसे मदद चाहिए थी और मदद के लिए रो रही थी। तो हमने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन हम बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में था, ऐसा ही बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं और ना ही हमारा। और गाड़ी रुकते ही वो खुद ही गायब हो गई, शायद उतरकर चली गई हो। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सब के सिर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो और कोई नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौतें होती है ये वो ही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसीलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में ही है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफर करके आए हो। वो बूढ़ा आदमी हम सबको खेत में लेके गया। वहाँ एक झोपड़ा था, वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे, क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। उस चुड़ैल ने आज तक बहुत लोगों की जानें ली है। वो ऐसे ही किसी का भी रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पर हो जाती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, वो उसको कहाँ पता है, उसको तो बस बदला लेना है। उसकी किसी ने मदद नहीं की थी, ऐसा सुना है मैंने। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई और उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वालों को दोषी मानकर जो भी उसके झांसे में फंस जाता है उसे मार डालती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ उन बूढ़े आदमी को बताने लगे। वो बूढ़ा आदमी बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं यहाँ खेत पे आता हूँ रोज। उस रात भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश कर दिया था। मैं कुछ नहीं कर पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उन सबकी। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे। और उस बूढ़े बाबा का भी, अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी होती। उस भयानक मोड़ पर 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान पर दिखाई देने लगी थी। हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आई थी ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेकर वहाँ से सीधा अपने घर की ओर वापस मुड़ गए। बेलापुर सामने ही था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुककर पीछे की ओर देखा और वहाँ पर वो भयानक मोड़ था जहाँ पर ना जाने कितनी जाने गई थी। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वो अपने आसपास मौजूद हो सकती है। ये बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विट्ठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिलता था। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गांव, नए लोगों को मिलने का अवसर मिलता रहता था। ये गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील भर की दूरी पर था। सभी यहाँ पर किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। ये स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से
भूतों के बारे में बात हमेशा से ही सुनी है, पर कभी देखा नहीं था, इसीलिए हम भी उसे मजाक में सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खाकर सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खाकर सोने जा रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? घर का मालिक बोला, बाबू, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किसान राजू आया। किसान राजू घर के मालिक के खेतों पर काम करता था। उसने आकर बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसा भी कुछ होता है भला? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना? सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। हमने देखा कि दूर खेतों में से आग जलती जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे, न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट आए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर भी एक ही बात कर रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल। इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबका। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी और पुजारी नहीं रहे। उनका कोई सगा तो था नहीं, इसीलिए कोई उन्हें देखने आने वाला नहीं था। तो सबने मिलकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उनका क्रियाक्रम करके सब वापस घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है जो पुजारी बोल रहे थे। ये वो पुजारी थे जो बहुत ज्ञानी थे। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटियों से ठीक कर देते थे। कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। इसीलिए पुजारी की बात सब मन पर ले रहे थे। उसने जो भी किया वो गांव के भले के लिए ही हमेशा किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूलकर सब अपने कामों में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था, ड्राइवर बनके। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं भी जाना होता था तो वो मुझे साथ लेकर जाते थे। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठा तो बहुत ज्यादा हल्ला था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था और वो मर गया। हमें लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पर मिली। वो वहां कैसे पहुंचा कोई नहीं जानता। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पर खून से लकीरें खींची हुई थी। किसी ने जानबूझकर किया होगा, ऐसा सब बोल रहे थे। पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज ही है। इस बात को 1 साल बीत गया। एक रोज हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पर रात को आखिरी बस आकर रुक गई। हम लोग वहां उतरकर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव तक जा चुके थे, पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी।
यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे, मेरी माँ को चलने के लिए कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी जी मरे थे वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अमावस की रात और उस रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर हो जाते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है वो उनको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई थी। मेरी दादी भी ऐसे ही हम सबको कहानियों में सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ? पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज मत कर। देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। जमीन के ऊपर जैसे तैर रहा था वो। पैर नहीं दिख रहे थे उसके। जैसे ही वो हमारे पास आया, उसे देखते ही हमारे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई थी मेरी। माँ पिताजी साथ में थे, इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। हमें लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी और माँ बस भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाए, पर जा ही नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था वहां। हम सब चीख रहे थे, पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीखें निकलना भी बंद हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया था और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थी। हम सब की जान में जान आ गई और वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वहां से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुंचते ही सारी हकीकत हमने घर के मालिक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो हम सब उन पर हंसते हैं। यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही सही बता रहे थे। कोई हंस रहा था तो कोई हमें डरपोक कह रहा था, तो कोई हमारी बातें सुनकर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो तो सिर्फ हम ही जानते हैं। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहां से तबादला हुआ, पास ही के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहां से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहां हमारे साथ वो घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आंखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्रापित होटल। हमारे यहाँ पुराने जमाने से भूत पिशाचों के बारे में कई कहानियां सुनी सुनाई जाती है। हम कुछ बातों पर गौर करते हैं तो किसी बात को मजाक में लेकर भुला देते हैं, पर कुछ ऐसे ही भुला दी हुई पिशाचों की बात अब अचानक से जब सामने आ जाती है तो डर क्या होता है इस बात का पता चलता है। मेरा नाम गौरव है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार मुझे होटल में रुकना पड़ता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी ये नहीं सोचा था कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी ले रहे थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं जरा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा होटल देख लेता हूँ
और रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई होटल है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई होटल नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पर एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतजाम कर लेंगे। मैं उसको मन में ही ठीक है बोल के निकल गया। तभी उसने आवाज लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आकर वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधा जाना, कहीं रुकना मत, सीधा वो ढाबे पर ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, तुम्हें पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी मत रुकना। मैं गर्दन हिला के वहां से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था मुझे ठंडी से जुकाम हो जाता है, इसीलिए जैकेट पहना था मैंने। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी से झाड़ियां चालू हो गई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो दुकानदार मुझे बोल रहा था। पास जाकर मैंने देखा तो एक छोटा सा घर था और उसके बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो मैंने बाहर से आवाज लगाई, कोई है? काफी देर के बाद एक दिया लेकर एक बुढ़िया आई। वो काफी ज्यादा उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यह रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो भी बनता है मैं किराया दे दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना फायदा होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्किट्स और चिप्स के पैकेट्स रखे हुए थे। ये सब मैं हमेशा अपने साथ रखता था। मैंने सोचा ये तो बहुत बूढ़ी है, पता नहीं इसको रात को दिखता होगा या नहीं, और खाना बनाने में कितना टाइम लगे क्या पता। मैंने बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के ही आया था वहां से, तुम कमरा दिखा दो, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे पीछे चला गया। घर अंदर से काफी साफ सुथरा था। अंदर जाते ही राइट साइड में 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्किट खा लिए और साथ में पानी भी था। मैंने देखा एक छोटी सी खटिया थी, मेरे पैर भी बाहर लटक रहे थे। मैं पैरों को थोड़ा सा मोड़ के करवट लेके उस पर सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी आ गई। मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना फोन उठाया तो मुझे पता चला कि मुझे कुछ कुतरने की आवाज आ रही थी। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था। मैंने उसे भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं जरा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा बुढ़िया को आवाज लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहां जागने वाली है। ये सोचकर मैं चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से मैंने दरवाजा खोला। डर तो मैं भी गया था, एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहां बिजली भी नहीं थी। रात को अचानक से ऐसी आवाज आएगी तो डर तो लगता ही है। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, पर मैं कुछ भी नहीं देख पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज औरत की थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। खट खट, एक झटके से दरवाजा खुल गया। मेरी तो धड़कन एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था और उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी।
और अभी वो बुढ़िया बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था, पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज आ रही थी काटने की, वो यहीं से आ रही थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पर पड़ा हुआ दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही औरत दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया, पसीने से मैं तरबतर हो गया। मैं भागना चाहता था लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं गिर गया। लेकिन नीचे गिरते ही मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि जब मैं नीचे गिरा तो मैं खून में गिरा था। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे और वही कीड़े उस बूढ़ी औरत के ऊपर भी चढ़े हुए थे। हर तरफ से जैसे सड़न की बदबू आने लग गई थी। वो बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ आगे बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा और वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया और वहां से भागा। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं अब रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के बस मैं भागा। पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना बहुत मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेकर वहाँ से भागा और जैसे ही मैं ढाबे पर पहुंचा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले सारे लोग उठकर बाहर आ गए। मैं बच गया था। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी मुझसे बोला, बेटा, तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसीलिए बच गया तू। ये सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, श्रापित होटल है वो, लेकिन जिसको भी दिखता है वो वहाँ जरूर फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार बन जाता है। शायद आज तेरे साथ भगवान थे और तुझे एक नई जिंदगी मिली है आज। रात को मैं वहीं रहा, उन ढाबे वालों के बीच में। सुबह होते ही उन्हीं के साथ मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह वापस पहुंच गया। मेरी बाइक वहीं पर थी, मेरा सामान भी था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था वहाँ। पूरी जगह सुनसान पड़ी थी। लग रहा था कि कुछ था ही नहीं वहाँ, लेकिन वो एक श्रापित होटल था। मैंने वहीं काम करने वालों से सुना और कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। मैंने अपनी बाइक ली और वहां से अपने घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर उस श्रापित होटल की वो खूंखार रात की याद को अपने साथ लिए। मौत का साया। अब गौरव शांत है। डर ने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया है। अब सब पहले जैसा कहा था। ऐसा लगता है मानो डर हमेशा के लिए उसके अंदर घर कर चुका था। गौरव के सीने में, दिमाग में, उसकी आंखों में रोज डॉक्टर के चक्कर बंद हो गए। अब तो सब ने हार मान ली थी, पर संदीप के जाने से पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। गौरव आज जैसा है वैसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ये तब की बात है जब गौरव एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था। प्लांट काफी बड़ा था, जॉब करने वाले लोग भी बहुत थे। आसपास के लोगों के लिए ये प्लांट रोजी रोटी देता था। इसी के चलते गौरव भी शादी के बारे में सोचने लगा था। पिछले ही साल उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़ के पक्का मकान बनवाया था। गौरव और संदीप साथ में आते जाते थे, कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। संदीप उसके चाचा का लड़का था, वो पास में ही रहता था। गौरव भी बहुत मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे। आज दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। संदीप ने गौरव से कहा, अरे गौरव, तू कंट्रोल रूम में जा, मैं साइड पे देख के आता हूँ, देखता हूँ सब ठीक है क्या वहाँ। गौरव बोला, हाँ यार, ये लेबर ध्यान ही नहीं देते और बॉस हमें गाली देगा, इसीलिए खुद से ही देख लेते हैं सब कन्वेयर बेल्ट सही तो है।
इतना बोलकर संदीप हेलमेट पहन के साइड पे चला जाता है और गौरव कंट्रोल रूम में आता है। गौरव के कंट्रोल रूम में पहुंचते ही वहाँ मिश्रा जी भी आ जाते हैं। मिश्रा जी संदीप और गौरव के सीनियर है, पर रहते दोस्तों की तरह ही है। अरे बाबू गौरव, पहले मिठाई खाओ यार। मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं। गौरव कहता है, मिश्रा जी क्या बात है, बहुत खुश हो आज, कोई लॉटरी तो नहीं लगी? अरे बाबू, मेरी गुड़िया है ना, वो क्लास में फर्स्ट आई है, वो डॉक्टर बनेगी कहती है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बातों में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पे अचानक एक बटन दब जाता है। वहाँ साइड पे संदीप जहाँ खड़ा था वहाँ का गर्म डस्ट का चैम्बर खुल जाता है और डस्ट नीचे गिर जाती है। संदीप भागता है पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेके दौड़ते हैं पर बहुत देर हो जाती है। संदीप का पूरा शरीर गल जाता है। उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकलते ही उसका गला हुआ शरीर देखकर गौरव बेहोश हो जाता है। संदीप की बॉडी से चमड़ी गायब रहती है और बाकी सिर्फ कंकाल रहता है। ऐसे हादसे यहाँ अक्सर होते थे, पर आज ऐसा होगा पता नहीं था। इधर हॉस्पिटल में गौरव को होश आता है। मिश्रा जी और गौरव के घर वाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही गौरव रोने लगता है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ कर दो संदीप। काफी दिनों तक संदीप का हादसा गौरव भुला नहीं पाता। डॉक्टर को दिखाना चालू था। हंसमुख गौरव अब गुमसुम रहने लगा था। प्लांट जाता था पर वो बात याद आती थी तो डर जाता। नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहाँ वो हादसा हुआ था। एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी। गौरव को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख के वो साइट पर देख रहा था। गौरव घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पर गया। यहाँ से प्लांट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अचानक कुछ हिला। गौरव संभला तो फिर से हिलना चालू हुआ और उसे देख के विश्वास नहीं हुआ, पर इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे। ना हवा थी और ना ही भूकंप। गौरव दौड़ता हुआ नीचे आया, सब वाकया अपने साथी को बताया। वो हंसने लगा। डर के मारे गौरव रात भर साइट पर गया ही नहीं। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पे क्लीनिंग चल रहा था। पूर्णिमा की रात थी। आज चांद खुलकर निकला था। रात कुछ 1 बज रहे होंगे। इस वक्त टी ब्रेक होता है, पर आज मैनेजर ने ब्रेक बाद में लो बोल के रोक लिया सबको। अचानक अजीब सी आवाज आई और वहाँ का लोहे का ढांचा हिल गया और देखते ही देखते वो लोहे का ढांचा लेबर के ऊपर गिर गया। 4 लोग दब के मर गए। सबकी चीखें गौरव के सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा था और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर संदीप का साया था, मानो वो हवा में लटक रहा था। ये देखकर तो गौरव की जुबान सूख गई। वो हिल भी नहीं पाया। संदीप की प्रेत आत्मा का चेहरा देखकर गौरव की आंखों में खून जम गया। संदीप की आत्मा ने जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। जोर से हवा चलने लगी। कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया। इतने में मिश्रा जी आ गए। वो भी शिफ्ट में थे आज। अब संदीप की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते कि उनके ऊपर बड़ा सा लोहे का रॉड आकर लगा और वो वहीं खत्म हो गए। उनके खून से गौरव पूरा गीला हो चुका था। इतने में वहाँ सिक्योरिटी वाले आ गए। वो खूनी मंजर देखकर उनकी भी सांस से रुक सी गई थी। उन्होंने गौरव को वहाँ से उठाया और उसे अंदर ले गए और बाद में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। संदीप की रूह अब लोगों को मारने लगी थी। वो बहुत गुस्से में था। उस रात शायद गौरव का नंबर था, पर वो बच गया और बेचारे लेबर मर गए। मौत का साया मंडरा रहा था सब पर। गौरव को अब दूसरे दिन होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब गौरव काम पे ज्यादा नहीं जाता था। उसकी डर के मारे नींद उड़ गई थी। उस रोज के बाद से हादसे चालू होने लगे थे प्लांट में। संदीप की रूह किसी को चैन से रहने ही नहीं दे रही थी। मिश्रा जी को भी उसने नहीं छोड़ा। शायद संदीप की रूह सबको उसकी मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब प्लांट बंद है। हर तरह के हवन यज्ञ करवा लिए गए, पर उसके बाद भी वहाँ काम ना हो सका। कुछ दिन बाद ही मालिक की भी अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी संदीप की रूह ने ही मारा। कुछ सुराग हाथ नहीं लगा अभी तक। गौरव अब पागल सा हो चुका है। कुछ नहीं बोलता। डर हमेशा उसकी आंखों में रहता है।
मानो उसने खुद की मौत को देख लिया हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी भूतिया रहस्यमयी डरावनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।